हेलो एवरीवन। आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 का टॉपिक करेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है, कि हम अपने शिक्षण कार्य के दौरान प्रोजेक्ट मेथड का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से करते हैं, किन सोपानों से होकर या किस स्टेप का प्रयोग करके हम प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि के नाम से हम जिसको जानते हैं। प्रोजेक्ट मेथड को जो हम बोलते हैं कि हिंदी में इसको बोला जाता है परियोजना विधि। कि प्रोजेक्ट मेथड का जब हम शिक्षण कार्य के दौरान प्रयोग करते हैं तो वो किस प्रकार से किया जाता है। यदि हम सामान्य अर्थों में देखें कि वर्तमान शिक्षण के अंदर हम जिस भी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं तो उस शिक्षण विधि के अंतर्गत हम ये बनाने का प्रयास करते हैं जिसके अंदर बच्चे को हम अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास हमारे अध्यापक के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमने बच्चे को वो चीज सिखानी है जिसके माध्यम से बच्चे के अंदर खुद के अंदर जो कौशल है, बच्चे के खुद के अंदर जो लर्निंग प्रोसेस है वो आसानी के साथ हो सकता हो। तो इस विधि के अंदर प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि बच्चे के द्वारा स्वयं गृह कार्य किया जाता है या बच्चे के द्वारा कुछ खुद के द्वारा स्कूल टाइमिंग के दौरान, कॉलेज टाइमिंग के अंदर वो कार्य किया जाता है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे हमारा क्या है मॉडल मेकिंग, कि किसी प्रकार से बच्चे ने मॉडल बनाना है, मॉडल मेकिंग करना या चार्ट बनाना, चार्ट्स बनाना, ये क्या है, ये हमारे प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि के अंतर्गत आते हैं। कि जब हम मॉडल मेकिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे को पहले से ऑलरेडी काम करने से पहले भी कोई भी मॉडल से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अध्यापक के द्वारा उसका मार्गदर्शन कर दिया जाता है और बच्चा उसके ऊपर अपना या तो स्कूल टाइम के अंदर काम करता है या तो घर पर जाकर उस पर काम करने का प्रयास करता है। यदि हम मॉडल मेकिंग की बात करें कि जब हम अपने शिक्षण की बात करते हैं, चार्ट हमारा एक वो टीचिंग मटेरियल है जिसे केवल आप बच्चों को दिखा सकते हो। जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के अंदर हम जो भी लिखते हैं या जो भी ड्रॉ करते हैं बच्चा इसको केवल देख सकता है। बट जब हम मॉडल की बात करते हैं, मॉडल भी दो तरह से होते हैं। कैसे, एक तो सामान्य मॉडल होते हैं और दूसरा होता है वर्किंग मॉडल। सामान्य मॉडल के अंदर जिस प्रकार से आप लोग चार्ट के अंदर देख सकते हो उसी प्रकार से सामान्य मॉडल के अंदर हम बच्चे को केवल अपने टॉपिक से रिलेटेड दिखा सकते हैं, उसके बारे में वर्किंग रूप से कि वो काम कैसे करता है वो दिखा नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरह के हमारे जो मॉडल होते हैं उसके अंदर हम बच्चे को साथ में वर्किंग रूप से दिखा देते हैं कि बच्चा कि उस चीज को भली भांति समझने का प्रयास करता है कि जो भी हम उस वस्तु के बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में दिखाना चाहते हैं। जैसे हम बिजली की बात करें कि हम बिजली के बारे में बच्चे को टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि बिजली की विज्ञान की देन है कि हमने बिजली को कैसे तैयार किया, अब बिजली के माध्यम से चलने वाले उपकरण कैसे चलते हैं। तो वो चीज को हम वर्किंग मॉडल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि पानी से बिजली को कैसे तैयार किया जाता है और बिजली के माध्यम से हमारे जो उपकरण हैं वो कैसे चलते हैं। तो उसको वर्किंग मॉडल के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। अब मॉडल बच्चा उसको वर्किंग बनाएगा कैसे, उसके लिए हम परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड का इसके माध्यम से प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे को कुछ खुद करके सीखने का मौका इसके माध्यम से मिलता है। तो इसलिए हमारी शिक्षण कार्य के दौरान प्रोजेक्ट विधि जो है वो एक बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है, परियोजना विधि, कि जिसके माध्यम से हम यहाँ पर बात करते हैं परि प्लस योजना, कि जिस हम परियोजना विधि की बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसकी जो परिभाषा है वो उपयुक्त रूप से हम ये मानते हैं कि परियोजना जो विधि है वो पूर्व नियोजित हमारी शैक्षणिक क्रियाओं को करने की एक विधि है। कि पूर्व नियोजित यहाँ है परि प्लस योजना, की पहले पूर्व से कि हम जो भी काम करना चाहते हैं, शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, उसको पहले से पूर्व नियोजित कर लिया जाता है और पूर्व नियोजित करने के बाद निर्धारित समय के अंदर बच्चे के द्वारा उसका कंप्लीटेड करना उस वर्क को, वो हमारा प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। कि बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और एक समय दे दिया जाता है और उस समय के अंदर बच्चे को अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट करना होता है। इसका
प्रथम रूप से जो प्रयोग है वो इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा इसका प्रयोग में लाया गया था, कि इंजीनियरिंग विभाग ने इसको पहले प्रोजेक्ट में जो था वो अपने काम में लाया गया था। लेकिन सर्वप्रथम जो इसका प्रवर्तक माना जाता है वो है W.H. किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो है वो क्या है, वो इसका प्रवर्तक माना जाता है और 1918 के अंदर 1918 के अंदर ये प्रवर्तक के रूप में सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रोजेक्ट शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम W.H. किलपैट्रिक के द्वारा 1918 के अंदर किया गया था। और सुचारू रूप से ये माना गया था कि प्रोजेक्ट है क्या चीज, कि जिसके माध्यम से हम पहले से पूर्ण रूप से नियोजित कर लें कि जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए पहले से आपको नियोजित करना है, शैक्षणिक क्रियाओं को हमने कंप्लीट कैसे करना है इसके बारे में पहले से नियोजन कार्य जो वो हमारा कर लिया जाता है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट विधि का परिभाषा या उसका अर्थ क्या था। तो इसके आधार पर हम नेक्स्ट यदि बात करें कि हमारे इस विधि के दौरान उसका किस आधार पर हम ये प्रयोग करें कि उसे सुचारू रूप से इसका हम लाभ उठाकर जो शिक्षण कार्य है वो बच्चों को आसानी के साथ करवा सकते हो। इस विधि के स्टेप क्या है, स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, कि हमारा जो प्रोजेक्ट मेथड है किन स्टेप का प्रयोग करके हम इस विधि का जो प्रयोग है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तब तक हम इसे आसानी के साथ सफलतापूर्वक उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसी आधार पर सबसे पहले क्या करना है कि आपको स्थिति का आयोजन करना है, कि जो आप बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क देना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले अध्यापक के द्वारा क्या किया जाता है, स्थिति का आयोजन किया जाता है। स्थिति का आयोजन वो कैसे करना है कि आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क करवाना चाहते हो उस स्थिति से अवगत बच्चों को कराओगे, क्योंकि बच्चे का खुद का इसके अंदर इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप स्थिति का आयोजन करोगे तो बच्चा देखिए कि कक्षा कक्ष के अंदर आप बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क तैयार करवाना चाहते हो, आप बच्चे को घर से गृह कार्य के रूप में उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह सकते हो, तो वो स्थिति देखी जाती है। क्योंकि जब आप बच्चे को घर से प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हो तो बच्चा फ्रीडम, बच्चा स्वतंत्रता महसूस करता है, और जब खुद स्वतंत्रता पूर्व महसूस करेगा उसको इन्वायरमेंट मिलेगा तो बड़ी आसानी के साथ बच्चा उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करना था। लेकिन एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का सत्र क्या है और बच्चे को समय निर्धारित के अंदर अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना होता है। जैसे हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी, तो उनका जो एडमिशन था जब उन्होंने मास्टर डिग्री की है इंजीनियर वैज्ञानिक रूप से, तो उसके अंदर एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था कंप्लीट करने के लिए, लेकिन सही निर्धारित समय में उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था और उनका जो एडमिशन था वो स्कॉलरशिप बेस पे चल रहा था। तो उनके जो टीचर थे डॉक्टर रामनिवास जी, उन्होंने उनको कहा था कि यदि आपने ये प्रोजेक्ट 3 दिन में कंप्लीट नहीं किया तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो जाएगा। तो उन्होंने अपने हृदय से उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए रात भी नहीं सोए, और जो 3 दिन का उनको निर्धारित समय दिया गया था उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने 2 दिन के अंदर हमारा जो वो प्रोजेक्ट वर्क था वो कंप्लीट कर दिया था। और डॉक्टर रामनिवास जो उनके टीचर थे, 2 दिन के कंप्लीट वर्क के दौरान प्रोजेक्ट वर्क में उसे देखकर हैरानी हुई कि जो 1 महीने का वर्कआउट था 3 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2 दिन में कंप्लीट किया। तो कहने का भाव क्या है कि जो भी बच्चों को अध्यापक के द्वारा प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है उसके अंदर जो समय है वो निर्धारित होता है कि निर्धारित समय के अंदर आपने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट करना है। इसके अलावा दूसरा हमारा चुनाव दशा उद्देश्य निरूपण। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि जो भी आप प्रोजेक्ट का काम करना चाहते हो उसका चुनाव और उद्देश्य निरूपण, कि जो आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो उसका चुनाव तथा उद्देश्य, कि आप जिस भी प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हो उसका उद्देश्य क्या है और उसको आप कंप्लीट कैसे करोगे। कि चुनाव की
सबसे पहले क्या है कि आपको ये स्वतंत्रता बच्चों को दे देनी चाहिए कि जिस भी प्रोजेक्ट वर्क पर आप कंप्लीट काम करना चाहते हो वो बच्चों की इच्छा पर निर्धारित होना चाहिए, कि बच्चा स्वयं निर्धारित करे कि उसको किस प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क है अब उसने करना है। क्योंकि आप साइंस बच्चा पढ़ रहा है तो साइंस के किस टॉपिक के ऊपर वो खुद प्रोजेक्ट वर्क करना चाहता है, तो बच्चे को चुनाव करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसका चुनाव जिस भी टॉपिक का उसने चुनाव किया है उसका उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। तो ये दो चीजें उसमें मुख्य रूप से निर्धारित होना उसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें निर्धारित नहीं होंगी तब तक बच्चा अपना जो वर्कआउट है वो कंप्लीट नहीं कर सकता। इसके अलावा तीसरी बात है कि योजना, कि जिस भी आप प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करना चाहते हो उसको प्लानिंग करना। जब तक आप उसकी योजना नहीं बनाओगे कि आप प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क पर काम करने के लिए आपको आपके पास निर्धारित आपने टॉपिक तो ले लिया, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल भी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक जानकारी आपके पास होनी जरूरी है, तभी जाकर आप उस प्रोजेक्ट वर्क को सुचारू रूप से बना सकते हो। क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क जितना आपको आसान लगता है इस योजना विधि के अंदर प्रोजेक्ट बनाना जितना आसान लगता है, क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे डैम बनते हैं उस डैम के ऊपर बिजली तैयार की जाती है, जितना वो हम आसानी के साथ बिजली का प्रयोग करते हैं उस प्रक्रिया को कितने स्टेप कितने दौर से होकर गुजरना पड़ता है तब जाकर वो बिजली तैयार होती है, उसके लिए किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से जो आपने अपना टॉपिक निर्धारित किया किस उद्देश्य को लेकर किया, उसके साथ साथ जब आप योजना बनाते हो तो उस योजना के अंतर्गत आपको ये निर्धारित कर लेना चाहिए। लेकिन जो टीचर है आपका इस योजना के लिए आपका विचार विमर्श कर सकते हो, टीचर आपका मार्गदर्शन कर देगा, क्योंकि जिस भी आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो आप इस बिंदु पर खड़े हो और इस बिंदु पर आपकी मंजिल है, तो आपका ये जो रास्ता है वो आपने तय करना है। लेकिन इस रास्ते को चलने के लिए टीचर आपका मार्गदर्शन करेगा कि आप इस रास्ते पर चलोगे तो किस साधन के द्वारा उस मंजिल तक पहुंच सकते हो, किस साधन के द्वारा आप आसानी के साथ उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। टीचर आपका मार्गदर्शन कर सकता है। मान लीजिए आप पैदल जाना चाहते हो, आप अपने बाइक के द्वारा जाना चाहते हो, आप अपनी गाड़ी के द्वारा जाना चाहते हो, आप किसी दूसरे एंगल से आप रेलगाड़ी के माध्यम से जाना चाहते हो, टीचर आपका मार्गदर्शन करता है कि आपकी मंजिल सामने है और आपने कैसे पहुंचना है, किन साधनों के द्वारा पहुंचना है। लेकिन उस पर चलने का जो कार्य है वो आपने करना है, प्लानिंग है वो आपने करनी है। तो इसीलिए टीचर का इतना रोल होता है कि वो आपको सिर्फ मार्गदर्शन करता है और मुख्य जो रोल आपने अदा करना है वो विद्यार्थी के द्वारा ही किया जाता है। ये थी हमकी तीसरी स्टेप की, जिसके माध्यम से अब योजना को क्रिया रूप देना। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो आपने योजना बनाई क्रिया रूप देना, कि आपने उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्रिया रूप कैसे देना है। क्योंकि जब आप कोई भी योजना, मैंने आपको पहले भी एकदम कहा था कि जब अध्यापक के द्वारा किसी भी टॉपिक को लेकर आपको ज्ञान दिया जाता है, आपको ज्ञान दिया जाता है, टीचर सिर्फ आपको ज्ञान देता है और आपको दूसरा स्टेप आपको कि समझना किसने है, बोध किसने करना है, अंडरस्टैंड किसने करना है, वो बच्चे ने करना है, कि बोध विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है। टीचर आपको सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको ज्ञान दे सकता है, उसको आसानी के साथ समझना किसने है, बच्चे ने समझना है, और इंप्लीमेंट किसके द्वारा होना है, वो बच्चे के द्वारा ही, विद्यार्थी के द्वारा ही होना है। तो इस तरह से कि जो आपने योजना बनाई उसको क्रिया रूप कैसे देना है वो बच्चा ही उसको क्रिया रूप वास्तविक अर्थ में दे सकता है, अदरवाइज अध्यापक सिर्फ आपका मार्गदर्शन ही करता है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा मूल्यांकन, कि आपके द्वारा किया गया कार्य उसका आपने मूल्यांकन कैसे करना है। क्योंकि जब तक हम लोग मूल्यांकन नहीं करेंगे, मूल्यांकन करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य आपकी कमियों को और आपके कार्य की गई जो गुणवत्ता है उसको दर्शाता है।
तो इसलिए आप अच्छे सत्र पर इस आधार पर आपका ऑब्जर्वेशन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि आप कैसे अपने किए गए कार्य का, किए गए प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन करें कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके अंदर बेटर क्या किया, बेटर अचीवमेंट क्या प्राप्त की और उसके अंदर कमियां क्या रहेंगी। तो ये चीजें आपको उसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखनी होती हैं कि जिसके माध्यम से आप मूल्यांकन करके उसका सही अर्थों में सफलता की ओर अग्रसर होने का आपके द्वारा प्रयास किया जाता है। ये वो स्टेप थे जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट मेथड का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें हमारी इस विधि के अंतर्गत उसकी मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कि प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्यों प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर क्या विशेषता है जिसके अंदर हम ये बात मानते हैं कि मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कि प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करके हम किस आधार पर ये मानते हैं कि हमारी ये जो विधि है वो एक महत्वपूर्ण अच्छी विधि मानी जाती है। सबसे पहले इसके अंदर माना जाता है कि तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है जिसके आधार पर हम मानते हैं कि हमारा तत्परता का जो नियम है वो क्यों माना गया है इसके अंदर, वो इसलिए माना जाता है तत्परता का नियम कि जिसके माध्यम से जब विद्यार्थी को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो विद्यार्थी जब उस कार्य को खुद संपन्न करने का प्रयास करता है तो उसके अंदर उत्सुकता होती है कि मैं ये प्रोजेक्ट वर्क बना रहा हूँ खुद के अंदर। उसके अंदर एक जब घर से गृह कार्य के रूप में उसको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो बच्चा जब वर्क को निर्धारित समय में कंप्लीट कर लेता है तो वो उसके अंदर उत्सुकता क्या होती है कि मेरा जो बनाया गया प्रोजेक्ट सबसे बेटर होगा तो वो मैं टीचर को दिखाऊंगा। इस प्रकार की जो उत्सुकता होती है उस बच्चे के अंदर बनी होती है, इसलिए इस विधि का जो प्रयोग है वो बेटर माना जाता है हमारे प्रोजेक्ट मेथड का जो प्रयोग है। इसके अलावा अभ्यास का नियम, दूसरी बात तीसरा बेटर क्यों माना जाता है कि हमारा इस विधि को अच्छा महत्वपूर्ण मानने का जो प्रयास है वो क्या है कि इस विधि के अंदर हम क्या मानते हैं कि बच्चा जब खुद काम करता है अभ्यास का नियम कि बच्चे के द्वारा खुद जब काम किया जाए अभ्यास का नियम क्यों मानते हैं क्योंकि कर्त कर्ता अभ्यास जड़मत भूत सुजान कि बार जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। कर्त कर्ता अभ्यास की बार बार अभ्यास करने पर जड़मत हो तो सुझाव कि बार बार जो जड़मत की मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है कि जब आप बार बार बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दोगे तो बच्चे के अंदर एक स्किल डेवलप हो जाता है, स्किल का विकास हो जाता है जिसके अंदर आप एक फर्स्ट टाइम जब किसी बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दोगे बड़ी आसानी के साथ कर जाता है क्योंकि ऑलरेडी पहले उसका अभ्यास हो जाता है। इस आधार पर हम इस विधि को क्या मानते हैं, एक अच्छी विधि के रूप में हम इसी विधि को मानते हैं। इसके अलावा प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम क्यों बैठक किया गया है इसके अंदर प्रभाव का नियम क्योंकि बच्चे के द्वारा जब खुद काम किया जाता है तो उसके अंदर दूसरे बच्चे जब उसको देखते हैं तो वो भी इससे प्रभावित होने का प्रयास करते हैं और बच्चे के खुद के सम्मुख इसका परिणाम है वो आता है और बच्चा खुद भी इससे प्रभावित होता है। इसलिए इस विधि को हम मानते हैं कि ये हमारी महत्वपूर्ण विधि है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चे के खुद के अंदर तत्परता होती है, बच्चा खुद अभ्यास करता है प्रोजेक्ट को बनाने का। इसके अलावा प्रभाव का नियम कि बच्चे के खुद के ऊपर प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्यों मानते हैं हम इस विधि को, मानसिक विकास में सहायक कि ये जो विधि है वो क्या है, हमारे मानसिक विकास में सहायक, मानसिक विकास में सहायक कि जब बच्चा खुद काम करता है तो उसके अंदर खुद के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वो विकसित होती है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर जब बच्चा बड़ी कक्षाओं के अंदर होता है तो उसने जब छोटी कक्षाओं में प्रोजेक्ट वर्क के रूप में कार्य किया होगा, जैसे बच्चा 10th के अंदर है, 10th का बच्चा प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रहा है, +1 या +2 का बच्चा है वो प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रहा है, तो जैसे ही वो हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो उसके अंदर इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसी का विकास हो जाता है, जिसके आधार पर ये मानना है विधि
श्रवण क्रिया कि इस विधि के अंदर क्या है कि जो विद्यार्थी खुद श्रवण क्रिया करना, कि विद्यार्थी के द्वारा खुद के द्वारा इस क्रिया को किया जाता है। कि इस विधि को हम बेटर विधि क्यों मानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बच्चे के अंदर, सेल्फ बाय डूइंग, कि विद्यार्थी के द्वारा खुद के द्वारा कुछ अच्छा किया जाना। तो इस विधि को इस आधार पर, क्योंकि जब बच्चा खुद अच्छा करने का प्रयास करता है, अनुशासन में रहकर इस विधि का प्रयोग करने का प्रयास करता है, तो इसलिए ये जो विधि हमारी एक अच्छी विधि के रूप में हम इसका प्रयोग मानते हैं। क्योंकि बाकी जो विधियां हैं उस विधि के अंदर हम इसका दोष इसलिए मानते हैं बाकी विधियों के अंदर कि उसमें जैसे लेक्चर मेथड है, तो लेक्चर मेथड के अंदर बच्चा एक्टिव खुद नहीं होता, केवल वो क्या है तो वक्ता बोलता है टीचर, और श्रोता के रूप में विद्यार्थी के द्वारा उसको सुना जाता है। लेकिन इस विधि के अंदर अध्यापक का जो रोल होता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि विद्यार्थी का जो रोल होता है वो एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में हम उसको अदा करते हैं, इसलिए इस विधि को हम अच्छा मानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इस विधि की, क्योंकि जहाँ किसी विधि की गुण अच्छे होते हैं, अच्छी विधि के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जिसके आधार पर क्या माना जाता है कि ये जो विधि है वो हमारी एक अच्छी विधि मानी जाती है। वो क्यों? लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, कि हमारी लिमिटेशन क्या है जिसके आधार पर लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, कि इस विधि के अंदर विद्यार्थियों के द्वारा कि लिमिटेशन की दोष क्या है, किस आधार पर हम इस विधि को उचित विधि के रूप में मानते नहीं है कि इस विधि का जो प्रयोग है वो उचित नहीं है। तो इस आधार पर सबसे पहले है कि ये खर्चीली विधि। सबसे पहले दोष क्या है कि इस विधि को खर्चीली विधि, कि जब बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बच्चे के पास क्या है, सबसे पहले कि बच्चे को, मैंने आपको कहा था कि जब योजना बनाता है तो योजना बनाते हुए बच्चे को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसने जिस टॉपिक का चुनाव किया है उस टॉपिक को उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको मटेरियल भी कलेक्ट करना पड़ता है। कहने का भाव कि यदि आप कोई मॉडल बनाना चाहते हो, आप चार्ट बनाना चाहते हो, कोई पोस्टर मेकिंग बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उससे संबंधित सामान मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो इस आधार पर मानते हैं कि हमारी जो ये विधि है वो एक प्रकार की खर्चीली विधि मानी जाती है। अब खर्चीली विधि तो मानते ही है। दूसरी विधि, इसका दोष क्या है कि जिसके आधार पर इस पद्धति का प्रयोग अध्यापक सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। प्रत्येक अध्यापक के द्वारा प्रत्येक अध्यापक इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते हुए कि जिस हम प्रोजेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो अध्यापक बच्चों का मार्गदर्शन करता है। अध्यापक को खुद को इस प्रोजेक्ट के बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगी वो बच्चों का मार्गदर्शन कैसे कर पाएगा। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि प्रत्येक अध्यापक को प्रोजेक्ट मेथड के बारे में ज्ञान हो और सुचारू रूप से वो स्टेप बाय स्टेप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने का प्रयास करे। तो इसलिए इस विधि को इस आधार पर क्या है, नहीं माना जाता। तीसरी बात कि प्रत्येक कक्षा के लिए उचित नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए उचित नहीं, कि इस विधि को प्रत्येक कक्षा के लिए उचित नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि देखिए कि आप यदि 9th या 10th के बच्चे को या +1 के बच्चे को कहेंगे कि आप प्रोजेक्ट तैयार करिए और बच्चा अध्यापक ने उसका मार्गदर्शन कर दिया तो बच्चा बड़ी आसानी के साथ जो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें कि जो छोटी कक्षा का बच्चा है, कि 6ठी कक्षा या 7th क्लास का बच्चा है, वो उचित रूप से प्रोजेक्ट को तैयार नहीं कर सकता है, तो इस आधार पर ये विधि हमारी उचित विधि के रूप में हम इसको नहीं मानते। अब देखिए इस विधि को तो हमने देखा कि प्रत्येक कक्षा के लिए इस विधि का जो प्रयोग है वो उचित नहीं है। लेकिन
जो प्रत्येक हमारा विषय वस्तु है, प्रत्येक टॉपिक के लिए, प्रत्येक विषय के लिए, प्रत्येक विषय के लिए भी उचित नहीं है। कि अब देखिए, आप हिंदी विषय के लिए कहेंगे कि हम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करें, तो उसके लिए इसका प्रयोग उचित रूप से नहीं किया जा सकता, प्रत्येक विषय के लिए उचित नहीं। कि हम ऐसे विषयों पर, जैसे कि साइंस का विषय है, तो साइंस के विषय के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैथ का विषय है, तो मैथ के विषय के लिए आप किसी प्रकार से इस विधि का कुछ हद तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी भाषा जैसे हिंदी भाषा के लिए इस विधि का प्रयोग करने की बात कहेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ हम इस विधि का प्रयोग उसके दौरान नहीं कर सकते। तो इस आधार पर क्या मानते हैं कि हमारी ये विधि उचित विधि के रूप में हम इसकी नहीं मानते। तो इसी विधि पर मानते हैं कि जो स्कूल की समय सारणी होती है, तो समय सारणी के अनुसार इसी विधि का चल पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि स्कूल का समय जो टाइम टेबल होता है वो 6 या 7 पीरियड हमारे स्कूल के होते हैं, जिसके दौरान आप 40 मिनट के पीरियड के अंदर यदि स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करवाना चाहते हो तो वो नहीं करवा सकते। तो जिस आधार पर हम स्कूल की समय सारणी के अनुसार इस विधि को सुचारू रूप से प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ये थी इसकी लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड कि किन दोषों के आधार पर हम इस विधि को उपयुक्त विधि नहीं मानते। लेकिन इन दोषों के आधार पर हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी जो प्रोजेक्ट या परियोजना विधि है वो अच्छी विधि शिक्षण के रूप में हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए इस आधार पर, उसके गुणों के आधार पर भी हम कुछ हद तक इस विधि का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका प्रोजेक्ट मेथड। धन्यवाद।